आज हम एक बेहद ही संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अत्यधिक रक्तस्राव। जो महिलाएं कभी ना कभी अपने घर वालों से छिपाती हैं, डॉक्टर से बात करने में झिझकती हैं, खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर से, डॉक्टर कविता बापट जी से, जो महिलाओं के स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उनसे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतने समय से आप काम कर रही हैं, तो गाइनो से रिलेटेड महिलाओं की ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं जो महिलाएं बोलने में आजकल झिझकती हैं? ऐसी तो सारी समस्याएं जो होती हैं वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास आके वो तो खुशी से सब कुछ बताती है और वो कंप्लेन होती करके बताना ही चाहती है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो अत्यधिक रक्तस्राव जो है, मतलब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। जब उनको खून की कमी हो जाती है, जब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होने लगती है, जब उनको उसके साथ कुछ और साथ में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, जैसे पेट दुखना, तभी वो डॉक्टर के पास जाती हैं। अदरवाइज़ वो सहन करती रहती हैं कि चलो चलो इतना ब्लीडिंग तो होता ही होगा। उनको आइडिया ही नहीं होती है कि कितना ब्लीडिंग होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कि 4 पैड भर गए, 5 पैड भर गए। वो उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेती हैं। छुपाने से भी ज़्यादा वो उसकी सीरियसिटी को समझना ही नहीं मांगती हैं। तो अत्यधिक रक्तस्राव जब भी होता है, जब उनको एनीमिया हो जाए, जब पेट दुखने लगे, जब और कुछ तकलीफें होती हैं, तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं। मैम जैसे कि अत्यधिक रक्तस्राव की आपने बात की है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है। कई महिलाओं को कम ब्लीडिंग हो रही है, धीरे धीरे स्टार्टिंग में होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फिर सडन ऐसा होता है कि पीरियड्स के टाइम पे कम ब्लीडिंग होती है, स्पॉट टाइप से होता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? अत्यधिक रक्तस्राव जिनको पहले हुआ है और उसके बाद ब्लीडिंग कम होती है, उसका सबसे नंबर 1 रीज़न जो होता है कि इतनी खून की कमी हो जाती है कि अब शरीर में ब्लड ही नहीं बचा है, तो ब्लीडिंग नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, अत्यधिक रक्तस्राव पहले होता रहता है और बाद में स्पॉटिंग होने लगती है। ऐसे मरीजों को भी पीसीओएस भी हो सकता है, कि जिनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, इनिशियली रेगुलर साइकिल्स हैं, खूब ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, फिर धीरे धीरे कुछ साइकिल्स में स्कैंटीमेंसेस होता है, फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, फिर स्कैंटीमेंसेस होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ उनको बाद में ब्लीडिंग कम होता है। पर अत्यधिक ब्लीडिंग इज़ अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन और इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। मैम ये मेंटली हेल्थ की वजह से भी हो सकता है क्या? क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। महिलाओं की अगर बात की जाए तो बहुत सारी मैरिड वुमेन हैं जो घर का भी स्ट्रेस ले रही हैं, ऑफिस का भी स्ट्रेस है, और अदरवाइज मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जिसकी वजह से मेंटली वो थक जाती है। तो क्या इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है? हम लोग बोलते हैं कि जो फिटनेस होता है वो केवल शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी होता है। तो वन ऑफ द रीजंस है कि जो आजकल की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हम ये फूड खा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो डाइट का स्टाइल है, ये सब चीज़ें अपनी साइकिल्स को हार्मोनली इम्बैलेंस कर सकती हैं। पर फिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कि बॉडी के हार्मोन इतने बिगड़े हुए रहते हैं जो स्ट्रेस एडिशनल इफेक्ट दे सकता है। पर उसकी सभी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और सभी का इवैल्यूएशन होना चाहिए, कि सिंपल ऐसा बोल के नहीं कि मेरे को स्ट्रेस है इसलिए ब्लीडिंग हो रही है। नो, देयर कैन बी अ थायराइड, देयर कैन बी अ डायबिटीज़, देयर कैन बी अ मेंटल रीजंस, देयर कैन बी 110 रीजंस टू हैव इट। तो इसलिए इट्स नॉट ओनली द स्ट्रेस लीडिंग टू इट, बट देयर कैन बी डिफरेंट हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऑल्सो। हार्मोनल इनबैलेंस की आपने बात की है, तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट, ये डिपेंड करता है एज वाइज भी। यदि यंग लड़कियां हैं और बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, लाइक एडल्ट्स एंड गर्ल्स हैं, तो उनका जो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। उसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो होता है। उसकी वजह से जैसे रिप्रोडक्टिव एज है, उनको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो उनके उस अंदर कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स हैं, ओवेरियन सिस्ट हैं, कोई ट्यूमर्स हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए, तो वो दी रीजंस होते हैं। फिर जैसे जैसे औरतें मेनोपॉज के पास पहुंचती हैं तो हार्मोनल बैलेंस इतना ज़्यादा होता है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, कैन बी बिकॉज ऑफ थायराइड, तो उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है। यहाँ पर हम एक्सेसिव ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय रखा है। तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन द एक्सेसिव ब्लीडिंग। और हार्मोनल इम्बैलेंस, मरीजों को लगता है कि मेरे को सूजन आ रही है, मेरे को ये होता है, उनके शरीर में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेगुलराइजेशन गड़बड़ होता है। वो डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है,
और एनी अदर डिसीजेस की वजह से भी हो सकता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस कैन लीड टू एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। मैम सबसे ज़्यादा ये जो रक्तस्राव हो रहा है वो किस रीज़न से हो रहा है? देखो, रक्तस्राव का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यंग लड़कियां आती हैं, उनको बहुत रक्तस्राव होता रहता है। जैसे 15 से लेके महीना शुरू हुआ और भल 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 बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है। उनकी माएँ और उनके पेरेंट्स लेके आते हैं कि मैडम इतनी छोटी है और इसको महीना आता है। जब भी महीना आता है तो 15-15 दिन चलता है, 20-20 दिन चलता है और बहुत चलता है खून। एक्चुअली उनका जो एक्सेस होता है वो बहुत प्रीमैच्योर होता है छोटे बच्चों का। तो उसकी वजह से जब तक एक्सेस, खूब ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लिखनी चाहिए ऐसे मरीजों को, इन बच्चों को। उनको खून की कमी सही करना चाहिए, कम से कम हार्मोनल ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि उम्र कम है उनकी, 15 से 20 साल की उम्र है। और उनको खून की प्रोटीन से ऐसा कुछ अच्छा देके उसका ट्रीटमेंट होता है जब 15 से 20 साल की होती है। और कई बार उनको यूट्रस में बड़ा सा फाइब्रॉइड्स हो सकता है या ओवरी में कोई गठान होती है जिसकी वजह से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। फिर आता है दूसरा क्लास जो होता है 20 से लेकर 35 साल तक की लड़कियां जिनको बच्चे भी पैदा करना है पर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है उनको। तो नंबर 1 कॉज होता है या तो उनकी यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम हो रही है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है ऊपर, उसके अंदर पॉलिप बन जाता है, उसके अंदर गठान बन जाती है, या बच्चेदानी के ऊपर बहुत सारी गठानें बन जाती हैं। कई बार मेलिग्नेंसी भी होती है, कैंसर भी हो सकता है, अत्यधिक बदबूदार पानी जाता है और कैंसर हो सकता है। कई बार उनकी ओवरी में इतनी बड़ी गठानें होती हैं कि वो ब्लीडिंग के लिए वो करती हैं। तो ये जब उम्र होती है 20 साल से समझ लो 35 साल तक, जब बच्चे पैदा करने की उम्र होती है तब ब्लीडिंग अत्यधिक। फिर आता है महीना बंद होने वाला है, उसके जस्ट पहले वाला, उसको हम कहते हैं पेरीमेनोपॉजल एज। तब अत्यधिक रक्तस्राव बहुत कॉमन है। सारे मरीजों को लगता रहता है कि अब मेरा महीना जाने वाला है इसलिए ज़्यादा हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। तब भी 15 रीजंस होते हैं कि फाइब्रॉइड्स है, ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, सर्विक्स के ऊपर कोई गठान है, बच्चेदानी के ऊपर कोई गठान है, ट्यूब्स में कोई सूजन आ गई है, बच्चेदानी के ऊपर की गठान, अंदर की परतें मोटी हो गई हैं, पॉलिप हो गया है। तो ये सब रीजंस होते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के, जब महीना जाने वाला होता है या महीना जाने के पास का टाइम होता है। तो ये सब चीज़ें मरीज छुपाता इसलिए है क्योंकि जब तक उसको खून की कमी नहीं हो जाती, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, ऑफिस जाने के लिए जाने में तकलीफ़ें होने लगती हैं वर्किंग फीमेल्स की, तो दैन देगा। जैसे कि आपने बताया कि छोटे बच्चे भी आते हैं जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, और नॉर्मल एज के लोग भी आते होंगे, तो इनके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं? क्या अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि देखो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 15 से, मैं जो बार बार बोलती हूँ, एडोलसेंट गर्ल्स जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इलाज नहीं करना चाहिए, पर उनकी प्रॉपर सोनोग्राफी होकर सब एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। कई बार उनके और कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स हों, जैसे दूसरे काफ़ी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो नहीं हो उसको। इसके अलावा मेडिकल डिसऑर्डर्स में थायराइड नहीं हो, डायबिटीज़ नहीं हो यंग बच्चों को, ये तो हर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में ये देखना ही है मेडिकल डिसऑर्डर्स के। थायराइड, आपका डायबिटीज़, ये सब चीज़ें एक्सक्लूड करनी चाहिए। और जनरल उसको तकलीफ़ है तो धीरे धीरे वो साइकिल्स ठीक हो जाती है। अच्छे उनको खाने पीने का ध्यान दिया जाए, उनको अच्छा आयरन दिया जाए और उनका केयर किया जाए। तो ये यंग लड़कियों का है। जैसे ही एज बड़ी होती है, समझो गठान है तो फाइब्रॉइड निकालना पड़ेगा, पॉलिप है तो पॉलिप दूरबीन डाल के पॉलिप निकालना पड़ेगा, अंदर एंडोमेट्रियम थिक है तो उसका क्यूरेट करके। तो अलग अलग ट्रीटमेंट्स अलग अलग बीमारियों के साथ होती हैं, पर अच्छी सोनोग्राफी और अच्छा इलाज किया जा सकता है। तो ये जैसे कि आपने प्रॉब्लम बताया, गठान की प्रॉब्लम बताई, तो क्या ये बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है? यदि गठान का साइज 5 सेंटीमीटर से ऊपर है, 5 सेंटीमीटर से छोटी गठानें समझो फाइब्रॉइड्स हैं, तो हमें वेट एंड वॉच बोलते हैं हम मरीज को कि भाई इतनी कोई अर्जेंट नहीं है कि इसी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, आप ध्यान दो अपना। पर यदि गठान 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो रही है तो वन ऑफ द रीजंस होता है फाइब्रॉइड की गठानें कि वो ब्लीडिंग करा रही हैं, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है और उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, उन गठानों को तो निकालना ही पड़ता है। पर यदि कुछ भी नहीं है, यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है और फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उनको हार्मोन की दवाइयाँ लिखते हैं, उनकी दूरबीन से अंदर से जांच करते हैं और कई बार उनकी फॉलोअप करते हैं, खून की कमी ठीक करते हैं और इस तरह से उनका इलाज होता है। जैसे कि आपने ध्यान देने की बात की, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है? तो जैसे प्रिवेंटिव केयर में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ सबसे नंबर 1 रीजंस है हीमोग्लोबिन का गिरना। तो अच्छा आयरन शरीर को जाए, हीमोग्लोबिन ना गिरने दें, डाइटरी में सारी चीज़ें खाएं जिससे हीमोग्लोबिन राइज होता है, और टाइम टू टाइम अपनी सोनोग्राफी और केयर की जाए। 45 साल के बाद कई महिलाएं आती होंगी जिनको मतलब कि ब्लीडिंग रुक रही है या फिर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए क्या उपाय होते हैं?
सबसे पहले तो एक्सक्लूड करना होता है कि किस वजह से उनको ब्लीडिंग हो रही है। फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, ओवरी में ट्यूमर्स तो नहीं है, अंदर एंडोमेट्रियम में पॉलिप तो नहीं है, कोई अंदर और गठाने तो नहीं बन रही हैं, और मेलिग्नेंसी तो नहीं है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कैंसर ही हो रहा है नीचे सर्विक्स में या कुछ हो रहा है, और हर बार हर कंडीशन में बच्चेदानी निकालना या ये सॉल्यूशन नहीं है। अलग सबसे पहले हम मरीजों को देखते हैं, पहले एक्सक्लूड करते हैं सारे कॉजेज़। थायराइड डायबिटीज़ भी तो नहीं है, ये सब एक्सक्लूड करते हैं, अंदर के एंडोमेट्रियम की जांच करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि किस वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है। यदि उसको ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल की जांच करने से, सादी दूरबीन अच्छी अंदर डालने से, अंदर आजकल एक मीरिना करके आता है, हार्मोन निकलने वाला वो होता है, कॉपर्टी जैसा होता है, मतलब पहले निकलता था, वो अंदर लगाते हैं, तो उसकी वजह से बच्चेदानियाँ नहीं निकालना पड़ती। पर ये सब फेल हो जाए, जैसे मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए, हमारा हिस्ट्रोस्कोपी और मीरिना का मैनेजमेंट फेल हो जाए, तो कई बार बच्चेदानियाँ निकालनी पड़ती है। मैम जैसे कि आपने गठाने की बात की, तो एक ब्लड का गठान होता है, ओवरी सिस्ट, करेक्ट, और एक नॉर्मल गठान होता है। हाँ, तो ये दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। ओवरी में जो सिस्ट होते हैं, ओवरी में जो ट्यूमर्स होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो एक पानी भरा हुआ होता है जिसको हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। कई बार उसमें कैंसरस चेंजेस होते हैं अंदर, तो वो उसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ ओवरीज होते हैं। और एक होते हैं जो ब्लीडिंग वाला कह रहे हो, ये दोनों चीज़ों में ब्लीडिंग हो सकता है अंदर, उसके अंदर, तो उसको हिमरेजिक सिस्ट कहते हैं। पर ये सब डिपेंड करता है क्या साइज़ है उस सिस्ट का, कितना बड़ा है, क्या लोकेशन है उसकी, कितनी मरीज को उससे तकलीफ़ हो रही है, और उसकी डायग्नोसिस में कैंसर तो नहीं है, तो उसके ऊपर से उसकी ट्रीटमेंट्स होते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए। अगर आपको मैम के द्वारा दी गई जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे स्वतंत्र समय न्यूज़ के साथ। मैं हूँ ज्योति तिवारी, धन्यवाद।